गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद को पढ़ लिया अच्छा से। अब किसके बारे में पढ़ना है? तो लोधी वंश के बारे में। अब देखिए इसमें क्या क्या है लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश के बारे में क्या है कि दिल्ली, ये जो सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र अफगान ये था, वंश था। मतलब क्या, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला एकमात्र अफगान वंश कौन था? तो लोधी वंश था। और इसका संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। और इसका इसका बहलोल लोधी का सबसे लंबा शासन काल 38 साल का हुआ। मतलब पूरे दिल्ली सल्तनत में यदि किसी का सबसे लंबा शासनकाल रहा है तो वह बहलोल लोधी का रहा है। क्लियर? अब देखिए क्या है, ये जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिए थे और अपने बेटे बारवक लोधी को वहां का क्या बनाए? शासक बनाए। और ये अपने दरबार में सिंहासन पर नहीं बैठते थे, तो कहां पर बैठते थे? ये गलीचे में बैठते थे। कहां पर बैठते थे? गलीचे में। अब क्या है, 1479 ईस्वी में ग्वालियर के शासक रायकर्ण को जीता था। और जब ये दिल्ली वापस आ रहे थे तो लू लगने के कारण बहलोल लोधी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। लू लगने के कारण बहलोल लोधी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब क्या है, इसके बाद कौन आएगा? तो सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी का बेटा। और इसकी मां हिंदू थी और उपाधि सुल्तान सिकंदर शाह लोधी लिया था। क्या है? सुल्तान सिकंदर शाह का उपाधि लिया। और ये लोधी वंश का सबसे क्या है? सम्राट, सबसे शक्तिशाली शासक था। और ये भूमि मापने के लिए एक यूनिट बनाया था जिसको बोलते हैं गज ए सिकंदरी। कौन बनाया था? तो सिकंदर लोधी। इसने 1504 में आगरा शहर को बसाया और आगरा को क्या बनाई? राजधानी भी बना दी। क्या है? और 1506 में राजधानी बना दिया। सिकंदर लोधी क्या किए थे? गुलरुखी, मतलब गुलरुखी नाम से फारसी में कविता लिखता था। और इसके शासन काल में संगीत से संबंधित एक ग्रंथ था जिसको बोला जाता था लज्जत ए सिकंदरी। संगीत से संबंधित ग्रंथ था, उसको क्या बोला जाता था? लज्जत ए सिकंदरी। अब देखिए इसमें क्या है, इसके आदेश पे आयुर्वेद का के ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसको बोलते हैं फहरंग ए सिकंदरी। क्या बोला जाता था? फहरंग ए सिकंदरी। और इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई। क्लियर? आप बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी की हम लोग क्या कर दिए? यहीं पर मार दिए हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन है। इसके बाद है इब्राहिम लोधी। ये सिकंदर लोधी का बेटा था और अपने राज्य का विभाजन किया। किसमें? इसमें दिल्ली जो था इब्राहिम लोधी को मिला और जौनपुर जो था क्या था? इब्राहिम के भाई को। बाद में जौनपुर का विलय किसमें कर दिया गया था? दिल्ली में कर दिया गया था। और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ इसका विवाद चल रहा था। और मालवा के इशू पर, किसके इशू पर? तो मालवा के इशू पर। और पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं अन्य सरदारों के साथ भी इब्राहिम लोधी का क्या था? अच्छा संबंध नहीं था। तो राणा सांगा, दौलत खान लोधी और आलम खान इब्राहिम लोधी के चाचा बाबर को क्या किए थे? भारत इनवाइट किए। किसके लिए? इसके बाद क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन कौन? क्या है? राणा सांगा, दौलत खान और आलम खान, ये तीनों बाबर को इनवाइट किए। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें क्या हुआ कि बाबर बनाम इब्राहिम लोधी, जिसमें इब्राहिम लोधी क्या हो गया? हार गया। और क्या हो गया? बाबर जीत गया। इब्राहिम और ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था इब्राहिम लोधी जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में ही हो गई। मतलब क्या, इब्राहिम लोधी की को बाबर क्या किया? पानीपत के प्रथम लड़ाई में युद्ध भूमि में ही मार दिया था। क्लियर? अब देखिए यहां पर इसको भी मार दिए। अब देखते हैं क्या सल्तनत काल में शासन प्रशासन कैसा था। तो पहले क्या देखते हैं? राज शासन कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। और सुल्तान की सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी
और उसमें दीवान ए विजार क्या था, उसको वजीर या प्रधानमंत्री बोला जाता था, और वित्त मंत्री को दीवान ए अर्ज बोला जाता था। इसका स्थापना कौन किया, तो बलबन के द्वारा। और डिफेंस और रक्षा के लिए भी मंत्री का गठन किया गया था। दीवान ए रिसातल विदेश विभाग, और क्या है दीवान ए इंसा किसके लिए, सचिवालय के लिए। दीवान ए कोही कृषि विभाग, इसका गठन कौन किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये सारे चीज आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में इसी सब चीज से पूछता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। और ये दीवान ए मुस्तखराज क्या है, राजस्व विभाग, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और दीवान ए इस्तेहाक पेंशन विभाग, ये फिरोज शाह तुगलक FST के द्वारा बनाया गया था। और पेंशन विभाग जो था उसको दीवान ए बंदगान बोलते हैं, ये भी कौन बनाया, तो FST फिरोज शाह तुगलक। ये कौन सा विभाग था, तो दास का विभाग था। काजी उल कुजात क्या था, न्याय के लिए था। और दीवान ए क्या था, खैरात दान विभाग, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सल्तनत काल में ये क्या थे, अलग अलग विभाग थे, जिनको क्या करना है आप लोग को रिमाइंड करना है। बार बार रिमाइंड कीजिएगा, फिर रिवीजन करते करते आपके माइंड में वो बैठते जाएगा। अब देखिए क्या है, स्थानीय प्रशासन देखेंगे। सल्तनत काल में केंद्र में क्या था, सुल्तान, और प्रांत में क्या था, इकता। बली या मुक्ति कहाँ था, जिला, और ये जिला में सिख था, और सिकदर इसको बोलते थे। और परगना या प्रखंड में कौन होते थे, आमिल या चौधरी। और ग्राम गांव में खुट जमींदार होते थे। और मुकद्दम क्या होता था, मुखिया होता था। तो ये हर पॉइंट को क्या करना है ना, कि बार बार रिवीजन करना है। उससे क्या हो जाएगा ना, कि ये याद हो जाएगा, फिर दोबारा आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे से मेहनत कर रहे होइएगा अपने लिए। अब देखिए क्या है कि सामाजिक व्यवस्था क्या था, हिंदू वर्ण व्यवस्था था, जाति व्यवस्था बिल्कुल था, महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी, और ये मुसलमान में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। रजिया सुल्तान नारी शक्ति का प्रतीक बनी थी। दासों की स्थिति दयनीय थी, और हिंदू की स्थिति भी दयनीय थी। बाल विवाह था, सती प्रथा भी था, इस समय वेश्यावृत्ति भी था, जौहर प्रथा भी था। अब क्या है, ये सारे प्रथा थे, क्या है सामाजिक व्यवस्था में ये चीज था। अब क्या है, अर्थव्यवस्था में देखते हैं। एग्रीकल्चर के लिए कैनाल इरिगेशन, क्या है, कैनाल इरिगेशन समझते हैं, नहर से सिंचाई के लिए नई तकनीक का विकास किया गया, जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या हो गया, सरप्लस हो गया, और उत्पादन क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब देखिए क्या है, अब इसके ट्रेड और कॉमर्स में भी वृद्धि हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि राज्य इसको संरक्षण देता था। ट्रेड और कॉमर्स को कौन संरक्षण देता था, तो राज्य देता था। शहरीकरण बढ़ा, और इसी शहरीकरण बढ़ने के कारण मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, पेशावर, जौनपुर, करा, लखनऊती, ढाका जैसे शहर की स्थापना हुई। व्यापार और वाणिज्य वेस्ट एशिया के साथ, ईस्ट एशिया के साथ, और सेंट्रल एशिया के साथ, सबके साथ इनका व्यापार होता था। अब देखिए इसमें क्या है कि ये लोग निर्यात आयात क्या क्या करते थे, तो देखिए सोना, रेशम, घोड़ा, और सूखे मेवे, अंगूर, शराब, ये सब होता था क्या, आयात करते थे। और निर्यात क्या करते थे, तो लोहा और कॉपर से बने वस्तु और सूती वस्त्र, यही सब है। हाथी के दांत से निर्मित वस्तु, यही सब चीज ये क्या करते थे, यही रेशमी कपड़े, सूती वस्त्र, मसाले, गुड़ को जैगरी बोला जाता है, उसी को क्या करते थे ये लोग, निर्यात करते थे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्व प्रशासन, किसका, सल्तनत काल का। उसको आराम से पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि टैक्स था, प्रमुख कर था खराज, नॉन मुस्लिम पर लगता था, ये बताए हुए हैं। उस्र मुस्लिम पर लगने वाला टैक्स था। खुम्स जो था लूट कर जो लाया जाता था, तो उसका 4/5 राजा और 1/5 जो सैनिक था उसको मिलता था। और क्या है, जकात था, एक टैक्स जकात भी था। वो किससे लिया जाता था, मुस्लिम से। वो धार्मिक कर था और वो वॉलेंट्री था, और वो वेलफेयर एक्टिविटी पे खर्च किया जाता था।
जजिया गैर मुसलमान पे लगने वाला धार्मिक कर था। और भू राजस्व को निर्धारित करने के लिए क्या दो टाइप का था। इसमें क्या था, एक था मुक्ताई, मुक्ताई में क्या था, बटाई और मसाहत दोनों को मिला के यहाँ पर लिया जाता था। और मसाहत भूमि के माप तोल के लिए लैंड रेवेन्यू का निर्धारण किया जाता था। इसका तीन टाइप था, एक था खेत बटाई, मतलब खेत में जो खड़ी फसल होगा उसी में का बंटवारा। एक होता था लंक बटाई, कौन बटाई, लंक बटाई, अनाज काटने के बाद बिना भूसा को साफ किए जो होता था ना उसको लंक कटाई बोलते थे। और क्या है, रास बटाई, मतलब जब अनाज से भूसा अलग हो गया उसके बाद फसल का बंटवारा, समझ ना। मसाहत, मसाहत था, लंक बटाई था और खेत बटाई था। यही सारा चीज बटाई का सिस्टम था। कहां पर, तो दिल्ली सल्तनत में। अभी क्या पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। इसके बाद आएगा विजयनगर और बहमनी का एम्पायर, उसके बाद फिर चलेंगे किसमें, मुगल में। क्लियर। अब देखिए क्या है कि प्रमुख राजस्व भूमि इक्ता भूमि, ये सुल्तान के द्वारा इक्तेदार को दी जाती थी। इस भूमि पर इक्तेदार कर लेने, प्रशासन देने, न्याय करने, सेना रखने का अधिकार रखता था। इक्तेदार भूमि का मालिक नहीं होता था। ये क्या है, अपना सारा खर्च निकाल कर इसका एक निश्चित राजस्व किसके पास पहुंचाता था, तो सुल्तान के पास। कौन पहुंचाता था, इक्तेदार। अब देखिए इसमें क्या है, इक्ता व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत वेस्ट एशिया में की गई थी। कहां पर किया गया था, इक्ता व्यवस्था का सबसे पहले शुरुआत कहां किया गया, वेस्ट एशिया में। क्लियर। अब देखिए क्या है, इंडिया में इक्ता व्यवस्था का शुरुआत मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। गौरी ने सर्वप्रथम सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का इक्ता दिया था। हांसी एक जगह है, वहां का इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने दिया था। और इक्ता प्रथा का शुरुआत वेस्ट एशिया से हुआ था। अब देखिए क्या है, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को अस्थाई बना दिया। कौन अस्थाई बनाया, इल्तुतमिश। और फिरोज शाह तुगलक इक्ता व्यवस्था को जेनेटिक बना दिया, मतलब क्या, अनुवांशिक बना दिया। वही बोल रहा है FST, इसको क्या कर दिया, अनुवांशिक बना दिया। इक्तेदारों को मुक्ति, बली या मालिक बनाया जाता था। और एक भूमि था खालसा भूमि। खालसा भूमि कौन भूमि होता था, वो सुल्तान का निजी भूमि, मतलब राज्य का भूमि होता था। और इसका नियंत्रण राज्य के अधिकारी के हाथ में होता था। इससे प्राप्त समस्त आय को क्या, कहां भेजा जाता था, तो राजा के यहाँ भेजा जाता था। अब क्या है, सल्तनत काल में न्यायिक व्यवस्था कैसा था, तो ये जो था जुडिशियरी सिस्टम, तो सुल्तान जो था सब सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी हैं कि नहीं है, DY चंद्रचूड़। अब उसी तरह से उस समय कौन होते थे, तो सुल्तान होते थे। क्या, सर्वोच्च अधिकारी कौन होते थे, सुल्तान होते थे। क्लियर। अब देखिए क्या है, हिंदू धर्म ग्रंथ के आधार पर जो न्याय मिलता था ना वो कम प्रभावी था। और मुस्लिम धर्म ग्रंथ के आधार पर जो न्याय मिलता था वो ज्यादा प्रभावी था। और उसके बाद क्या है, इसका विधि क्या था, एक विधि था शरीयत, शरीयत के अनुसार न्याय देना, मतलब कुरान के आधार पे। दूसरा हदीस के आधार पे, मतलब पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी परंपरा के आधार पर जो न्याय दिया जाता था। और तीसरा क्या है, इजमा। इजमा मतलब पूरे समुदाय का जो सहमति होगा और उसके आधार पे जो न्याय होगा उसी को इजमा बोला जाएगा। और क्यास किसको बोलते हैं, तो लॉजिक के आधार पर जो न्याय दिया जाता था उसी को क्यास बोलते थे। क्लियर। न्याय व्यवस्था भी समझ गए दिल्ली सल्तनत का। पहले सारे वंशज के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग के पढ़ने का क्या ट्रेंड है, पहले सारे राजाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या सामाजिक विकास हुआ, आर्थिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ, राजनीतिक कैसे कैसे विकास हुआ, उन चीज़ों को। तो उसी सिलसिला में हम आगे किसको पढ़ रहे हैं, सल्तनत काल में वास्तुकला के बारे में। इस समय इंडिया में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। और स्थापत्य कला में कई नए तत्वों का समावेश हुआ, जैसे मीनार का, मेहराब का, जालीदार पत्थर का, और क्या है, बहुत सारे चीज का हुआ। और मकबरा का आकार सल्तनत काल में क्या है, और इसका क्या है, मकबरा का आकार अलग अलग टाइप का था।
और देखिए ये सल्तनत काल के प्रमुख स्मारक किसके किसके द्वारा बनाया गया वो देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुवतुल इस्लाम मस्जिद बनाया गया था। कौन सा? कुवतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और क्या है? उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा क्या क्या बनाया गया? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया गया। और ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा नसरुद्दीन के याद में बनाए थे। कौन? तो इल्तुतमिश। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब देखिए अब क्या है क्वेश्चन है, देखिए प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपसारी परिसीमाएं प्रकृति में विनाशकारी होती है। अभिसारी परिसीमाएं रचनात्मक प्रकृति की होती है। रूपांतरण परिसीमाएं न तो रचनात्मक है न ही विनाशकारी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं ये बताना है आपको। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन बना रहे होइएगा, थोड़ा सा मेहनत कर रहे होइएगा, क्योंकि एक्टिव होना है। ये क्वेश्चंस जो दिख रहा है ना कहीं किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ है। और आप लोग जब पढ़िएगा तो माइंड का एक्सप्लोरेशन होगा। इससे क्या होगा? माइंड का एक्सप्लोरेशन होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत पड़ेगा। और इस सारे क्वेश्चन जितने मिल रहे हैं इसका किसी न किसी एक दिन हम सारे का डिस्कशन भी करवाएंगे। निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। अपवाहित जल, हिमानी, पवन धाराएं, ज्वालामुखी और क्या उपयुक्त कारकों में से कितने भू आकृतिक हैं ये बताना है आपको। अब देखिए अगला क्या है। इस फसल का उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है जिसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान की आवश्यकता होती है। यह पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह उगाई जा सकती है। निम्नलिखित में से यह कौन सी फसल के बारे में बोल रहा है? देख लीजिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एल्युमिनियम उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है? लोह, तांबा और बॉक्साइट और स्वर्ण। देख लीजिए कौन सा है, इसको जरूर बनाइएगा। अब आगे क्या है? मोढेरा सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिया हुआ है, इस पर आपको विचार करना है। ये क्वेश्चन बनाना है और क्या करना है कि अब क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? विजयनगर और बहमनी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम उम्मीद है कि अभी तक आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होइएगा। और हम लोग अब मेडाइवल हिस्ट्री के अंतिम चरण में हैं। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा मुगल। उसके बाद क्या होगा? उत्तर मुगल काल होगा। उसके बाद फिर हो जाएगा अराइवल ऑफ यूरोपियंस। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। आपके क्लास का ड्यूरेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और क्या करना अब आपको करना क्या है? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।